अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूक अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाज़रीन, लेटेस्ट खबरें लेके आपके सामने हाजिर हैं। हम खबरें आपको बहुत एहतियात से देंगे। हो सकता है कुछ न्यूज़ हमारे पास ऐसी भी मौजूद हो और हम आपको जानबूझ के ना दे रहे हो क्योंकि सेंसिटिव मामला बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा, वो चाहते हैं कि शायद उन्हें साथ ही बिल्कुल बिठा दिया जाए टेबल पर और उसके बाद वो अपने मशवरे भी शायद अंदर देना शुरू हो जाए। इस तरह की कुछ सिचुएशन मीडिया के अंदर चल रही है। बहरहाल पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशी का दिन है। पाकिस्तान में एक फेस्टिविटी भी है, पाकिस्तान पर जिम्मेदारी भी बहुत बड़ी है। पूरी दुनिया से पाकिस्तान को कॉल्स आ रही हैं, ईरान को भी कॉल्स करके कहा जा रहा है, अमेरिका को भी कॉल्स करके चीजें समझाई जा रही हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में आज बहुत एक बिजी डे चल रहा है। इस हवाले से जो न्यूज़ है जब आपको देंगे, आपको हम सिर्फ इतना बता देते हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल ठीक सारा मामला जा रहा है। हो सकता है मुज़ाकरात कामयाब हो जाए, चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि जो इंडिकेटर्स हम आपको बताएंगे 95% चांस है। 95% चले जी, 5% का इशू है, 95% कामयाब हो चुके हैं माशाल्लाह। चले मेरी तरफ से 100% कर रहे हैं, 5% मैं डाल देता हूं इंशाल्लाह जी। अब उसमें सिचुएशन जी कुछ इस तरह से चल रही है कि आपको अगर हम ये बताएं कि कुछ लोगों को, जो हम पहले भी कहते हैं कि चीज़ हजम नहीं हो रही, अब इतराज़ आया है। एक इतराज़ इतना बड़ा आया है कि मैं हैरान रह गया हूं। वो इतराज़ बताएंगे आपको अपने पहले ही टॉपिक में और थोड़ा सा जर्नलिस्टों के हवाले से भी बात करेंगे जो न्यूज़ के पीछे भागते हैं, ये क्या चाहते हैं। ये तो खैर एक स्टार्टिंग बिल्कुल हमारी थोड़ी सी एक स्टोरी होगी। उसके बाद आपको बताएंगे फ्रांस ने एक काम कर दिया है, वो क्या है, अमेरिका के साथ ओवरऑल हालात क्या जा रहे हैं। ट्रंप साहब बयान पे बयान दाग रहे हैं, जैसे ही यहाँ से कोई डेवलपमेंट होती है तो सीधा ट्रंप को फोन जाता है, ट्रंप एक्साइटेड हो जाते हैं, अच्छा ये हो गया, और साथ ही वो बता देते हैं। ये क्या चीज़ें हैं ये भी जानिएगा। फिर हम आपको ये बताएंगे रशिया ने भी दरमियान में इंटरवीन किया है, रशिया क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम आपको मुज़ाकरात की कुछ डिटेल बताएंगे, कितनी देर हुए, किस जगह पे हुए, और एक बहुत बड़ी ऐसी चीज बताएंगे जो इस चीज का इंडिकेटर है कि अगर इस तरह से हो रहे हैं तो फिर तो वाकई ही बहुत अच्छा काम चल रहा है। और उसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से एक बहुत बड़ी स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं कि एक मुल्क ने जिसके हमने पैसे देने थे, और बिल्कुल हमने देने थे, और पैसे देने तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मुझे लगता है सिर्फ एक टाइमिंग का था कि सिचुएशन के अंदर डिमांड कर लेना मतलब तंग करने के बराबर था। उसका बंदोबस्त पाकिस्तान ने कर लिया। वो क्या सिचुएशन है ये भी जानिएगा। तो स्ट्रेट अपने टॉपिक की तरफ चलते हुए मैं चॉइस साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि चॉइस साहब, अगर कोई ये एतराज करे कि आपने झंडे इस्त्री करके नहीं लगाए तो आप क्या कहेंगे? नहीं, ये क्या बात हुई यार? क्या मतलब, कहाँ पे झंडे इस्त्री करके लगाए? शहबाज गिल साहब ने कहा है कि ये जो फॉरेन ऑफिस ने झंडे लगाए हुए हैं ना बाहर, सारी इस्त्री करके लगा देते तो अच्छा था। शहबाज गिल साहब की बात को ज्यादा सीरियस ना लिया करो। वो ये भी कह सकते थे कि परफ्यूम नहीं लगाया इसके ऊपर, परफ्यूम नहीं छिड़का, ये से पहले ड्राई क्लीन कर लेना चाहिए था। और दूसरा ये है कि इसे राइट साइड पे लगाना चाहिए था, आपने लेफ्ट साइड पे लगा दिया। अब कुछ भी कह सकते हैं, बस छोड़ दें उनको, माफ कर दें यार उनको, बस माफ कर दें, माफ कर दिया करो, दिल बड़ा रखा करो। चले चले, मैं दिल बड़ा करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम चौधरी साहब ये है कि ये पूरे मामले में झंडे ही नजर आ रहे हैं, झंडा लहराता नजर नहीं आ रहा, क्या हो रहा है? ये बात तो आपकी दुरुस्त है वैसे कि पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान के झंडे लहराते हुए देख रही है। आपने वीडियोस यकीनन दिखी होंगी। इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों के लिए प्राउड मोमेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। और पूरी दुनिया जो है ना पाकिस्तान को इस वक्त आइडलाइज कर रही है। बल्कि इंडिया का मैं मीडिया देख रहा हूँ कि वो इतनी ज़्यादा बैशिंग कर रहा है नरेंद्र मोदी की। मेरा नहीं ख्याल कि कभी इंडियन जो गवर्नमेंट है उसकी इतनी बैशिंग हुई हो। और पाकिस्तान का हवाला दिया जा रहा है। ऐसा लगता है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों को फील हो रहा है कि पाकिस्तान यार कमाल ही कर दिया। एक ऐसी खौफनाक किस्म की सूरत हाल थी एक साल पहले पाकिस्तान के, और उसके अंदर से निकल के पाकिस्तान ने एक तो इंडिया को ठोक दिया, जिसको पंजाबी में कहते हैं, और उसके बाद आगे बढ़ता चला गया, रुक ही नहीं रहा। और अब देखें 47 साल बाद 1971 में जनरल याह्या खान के दौर में चाइना और अमेरिका के दरमियान एक पुल का काम किया था पाकिस्तान ने। और दोनों फ्रीकैन को सामने बिठा के, फ्रीक मैं कहूँगा क्योंकि हमारे एक दोस्त हैं, बड़े प्रोफेसर साहब हैं गुजरात के अंदर, उन्होंने कहा यार दोनों फ्रीकैन ना कहा करें, दो फ्रीक कहा करें या फ्रीकैन कहा करें। बात प्रोफेसर साहब की दुरुस्त है। ठीक। तो दोनों जो फ्रीक थे उन दोनों को आमने सामने बिठाया। जब बिठाया तो वाकई कमाल हुआ, और बिल्कुल पाकिस्तान एक ब्रिज की शक्ल अख्तियार किया। फिर चाइना के अंदर, फिर अमेरिका के अंदर ऐसा रिलेशन डेवलप हुआ कि कुछ ना पूछें आप। अच्छा, सेम 47 साल बाद जाके, 50 साल बाद जाके अब ये दोबारा टाइम आया है कि पाकिस्तान ने दो ऐसे फ्रीक ठीक है दो ऐसे फ्रीक को आमने सामने बिठाया है जो एक दूसरे के साथ बात ही नहीं करना चाहते, दोनों एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहते थे। ईरान के अंदर जो मर्ग बर अमेरिका जो है एक प्रॉपर स्लोगन है, हर दीवार के ऊपर लिखा हुआ है, हर चीज़ के हर बार जो है वो अमेरिका के ऊपर जो है ना इस टाइप की लान तान करते रहते हैं। और अमेरिका जो है ना वो भी हमेशा ईरान के साथ खाइफ रहा है। तो पिछले 50 साल बाद पाकिस्तान ने एक ऐसा मोमेंट कैच किया है, या एक ऐसा कैच किया है, या एक ऐसी बॉल कैच की है कि उसने दोनों को आमने सामने बिठा दिया। और सिर्फ बिठाया नहीं है, दोनों को खाना भी खिलाया। अच्छा। और दोनों के जो मामलात हैं उसको तय भी करवाया। सिर्फ 5% रह गए और 5% किसी वक्त भी हो जाएगा। मुआहदा आप देखिएगा कि अनाउंसमेंट होगी प्रॉपर। खाने वाली बात आगे बतानी थी आपने शुरू में बता दी जी। दोनों वफूद ने खाना इकट्ठा खाया है। जो इंटरनेशनल जर्नलिस्ट है, कौन है ये हम आपको आगे चल के बताते हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि वर्किंग डिनर
साथ हुआ, ये बहुत बड़ी वर्किंग डिनर हुआ, बिल्कुल प्रॉपर वर्किंग डिनर हुआ। वर्किंग डिनर क्या होता है वैसे? वर्किंग डिनर जिसके अंदर बात भी हो रही हो, प्रोफेशनल जो आप खाना भी खा रहे हैं, वो बात कर रहे हो तो साथ लंच का टाइम हो जाता है तो लंच सर्व कर दिया जाता है, डिनर का टाइम होता है तो डिनर सर्व कर दिया जाता है, ब्रेकफास्ट का टाइम होता है तो ब्रेकफास्ट दे दिया जाता है, ब्रंच होता है तो ब्रंच दे दिया जाता है। ठीक है, चलिए जो मैं एक दरमियान में एक लाइट आपको बात बताता हूँ। पिछले मैं कमेंट्स देख रहा था, लोग बड़े मजे के और बड़े ज़हीन लोग हैं। मुख्तलिफ वीडियोस को मैं देखता रहता हूँ जरा परसेप्शन लेने के लिए कि लोग क्या बात कर रहे हैं। तो एक जगह पे एक साहब थे जो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ज्यादा बात कर रहे थे, मुल्क से बाहर बैठे हुए, वही जो बकवास उन्होंने करनी होती मुसलसल की जा रहे थे। तो एक बंदा नीचे आए, बहुत सारे कमेंट्स में से एक कमेंट उन्होंने लिखा नीचे आके, मैं सब लोगों से यहाँ माजरत चाहता हूँ क्योंकि मैं इन्हें बांधना हजरत ये जाती है जिसने भी किया भाई जाती है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए यार। वो जरा खुले दिल के साथ मुकालमा सुना करो, दूसरे आदमी का इतराज। मुकालमा सुन ले, गालियां कौन सुनता है खुले दिल से? जवाब देना पड़ता है। जिसके पास जो होता है यार वही बोलता है, वही कहता है। वो कहते हैं एक फ्रेंच के साथ बात करेंगे तो फ्रेंच बोलेगा, ब्रिटिश के साथ बोलेंगे तो वो इंग्लिश बोलेगा, एक ईरानी के साथ बात करेंगे तो फारसी बोलेगा। अब दूसरा जो बंदा है उसके पास जो है, जो जुबान समझता है, जौन से वो जानवर है, जो उसके ख्यालात हैं उसी के अंदर वो बात करेगा। आप क्यों उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो जरा सेंसिबल बात करेगा? उसके अंदर है ये। मैं जरा बात करेंगे टाउ टाउ और बहु बिरयानी आगे से। ठीक है, चले अच्छा सर, मुझे ये थोड़ा सा बता दीजिएगा कि एक तो जर्नलिस्ट का, जर्नलिस्टों के ऊपर जो एतराज किया जाता है, जर्नलिस्ट वैसे बड़े मजेदार होते हैं। ये हमेशा ही चाहते हैं कि हर मामले के अंदर ना इनसे पूछा जाए या इनको साथ बिठाया जाए। और ये जो गोरे आए ना बाहर से, उनको कोई एतराज नहीं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ज़ाहिर इतना सेंसिटिव इशू है, उसके अंदर मीडिया कैसे आ सकता है। बल्कि वो तो लोकेशन तक नहीं बता रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कि कहाँ मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जो मीडिया सेंटर है वो कन्वेंशन सेंटर के अंदर बनाया गया है, थोड़ा सा फासला है ना, वो वहाँ से निकल सकता है ना उधर जा सकता है ना उधर से इधर आ सकता है, ताकि कम्युनिकेशन जो है दरमियान के अंदर ज़रा गैप रहे। तो जो मीडिया वाले हैं वो एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का माहौल है, ज़बरदस्त किस्म के खाने हैं वहाँ पे, ज़बरदस्त चाय और काफ़ी है वहाँ पे, इंटरनेट भी अवेलेबल है, जो चाहे स्टोरी करें, जो लाइव वहाँ से कवरेज स्टार्ट हो रही है। लेकिन इंटरेक्शन नहीं है वफूद के साथ, अरे नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं है इतना सेंसिटिव। अच्छा, गोरा जो है ना वो इतराज़ नहीं कर रहे, लेकिन वो जो हमारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है जो बाहर से आए हुए हैं ना यहाँ कवर करने के लिए, उनको बहुत ज़्यादा इतराज़ है। तो मेरा ख्याल ये है कि इन सबको बिठा देना चाहिए साथ और इनसे मशवरा करना चाहिए कि ये आप नए हुरमस जो है इसको थोड़ा सा बढ़ाना कर लें कुछ 6-6 किलोमीटर साइडों से, ताकि जहाज़ आसानी के साथ वहाँ से गुजर सकें। क्योंकि हर मरतबा तो इशू बन जाता है, उसको बंद कर देता है ईरान। तो इसको ज़रा अगर वाइडर कर लिया जाए, दरमियान से ज़मीनें काट के, पहाड़ियाँ काट के रास्ता ज़रा बड़ा कर लिया जाए, या वो जो चुन सी निकली है उसको काट दे बंदा, तो समुद्र बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर खुला हो जाएगा, ताकि मसला ही हमेशा ख़त्म कर दिया जाए। तो ये मेरा ख्याल इनसे अगर मशवरा किया जाए तो ये मशवरा दे सकते हैं। हमने जब ना शुरू में जब ज्वाइन किया था ना मीडिया, तो यहाँ पर पाकिस्तान डेली पाकिस्तान होता था, तो उसके अंदर मैं काम करता था। वहाँ पे ना एक खातून जो थी वो नई रिपोर्टर बनी थी, और जो रिपोर्टर बनते हैं तो उनको कोई ना कोई जो एक बीट असाइन कर दी जाती है, तो उनका था लिटरेचर। ठीक है, तो कोई 2-3-4 हफ्ते उनको गुजरे थे, तो वो ज़रा थोड़े से उनके जो ख्यालात थे, बैकग्राउंड नहीं थी जर्नलिज्म की, मुताला भी नहीं था, पता भी कोई नहीं था। तो यहाँ इस्लामाबाद के अंदर ना फैज़ मेला लगता था। फैज़ मेला जो होता था उसके अंदर वो फैज़ अहमद फैज़ साहब को याद करते थे, एक पूरा ग्रुप था, एक पूरा क्लब था जो फैज़ मेला लगाता। तो उन दिनों जो बेगम थी फैज़ साहब की, एलिस फैज़, वो हयात थी, तो वो अमूमन वहाँ पर आती थी उस मेले में। तो जब वो जाने लगी ना, तो खातून तो उससे, जो हमारे सीनियर थे, उससे पूछा कि ये बताएं कि मैं वहाँ जाके क्या सवाल करूँ और क्या करूँ, क्योंकि मुझे मेले में भेज रहे हैं कि जाके कवरेज करके, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या कवरेज करूँगी, और क्या वहाँ पे सर्कस होगी या साइकिल सुकल चलेगा या नहीं चलेगा। तो वो जो हमारे सीनियर, उसने अंदाज़ा लगा लिया कि ऊपर से फारज है बिल्कुल। तो उसने कहा जी आप एलिस फैज़ के पास जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि फैज़ साहब क्यों नहीं आए मेले के अंदर, अगर उनके नाम पर मेला है तो फैज़ साहब को आना चाहिए था। ठीक है, तो कहने लगी ये तो बहुत अच्छी बात है। तो गई, जाके वहाँ को घूमती फिरती रही, वापस आके उसने आके शिकवा किया उनसे, सीनियर से, कि सर मुझे लगता है आपने को मेरे साथ शरारत की। उसने कहा क्या? कहने मैं गई एलिस फैज़ के पास और मैंने उनसे कहा जी फैज़ साहब आजकल कहाँ होते हैं और क्यों नहीं वो आए? तो कहने अजीब, उसने पूरा सा मुंह बनाया, वैसे अजीब बात है, अजीब औरत है, और उसके अंदर तकब्बुर कितना है भाई, जवाब दे दो कहाँ है फैज़ साहब, क्या मसरूफियत है उनकी आजकल सारी। उन्हें चाहिए था फैज़ साहब के पास उन्हें भेज कि खुद ही जाके पूछ के आ जाए कि आजकल क्या कर रहे हैं आप साहब। अच्छा, दूसरा उसने कहा अजीब फीका सा मेला था, वहाँ पे तकरीरें कर रहे हैं लोग, ना वहाँ पे सर्कस है, ना वहाँ पे कोई बंदर तमाशा हुआ, ना वहाँ पे खाने पीने के स्टॉल लगे हुए थे, लोग आते थे, किताबें लेते थे, किताबों में बात करके चले गए, अजीब वाहियात मेला। तो ये जो होता है ना, हमारे जो जर्नलिस्ट होते हैं, इनका ये कमाल होता है, ये ऐसी गुफ्तगू करते हैं कि बाज़ औक़ात जो है ना बंदा ऊपर से फ्यूज़ हो जाता है, कहता है कि यार ये क्या कह रहे हैं भाई। एक सेंसिटिव किस्म का ज़ाहिर मुज़ाकरा, मुकालमा और मुआहदा हो रहा है, तो उसके अंदर तो दूर दूर तक कोई गैर मुतल्लका आदमी नहीं है, तो वो चाह रहे हैं कि मीडिया अंदर घुस जाए। ठीक है, तो कैमरा लगा के साथ साथ बताता रहे कि बरीन जमाई ली है इन्होंने, और इस साइड से एक बंदे ने सैलेड उठाया, 2 टुकड़े खाए और एक उसने वापस रख दिए, और एक खाना तो इसको पसंद ही नहीं आया। जेडी वैंस जो है वो जो पाकिस्तानी चिकन है उसको नापसंद कर रहे हैं। आपको याद होगा एक शोएब मलिक क्रिकेटर हैं, उनकी शादी हुई थी सानिया मिर्जा से, तो मीडिया ने क्या तबाही मचाई, एक सिर्फ उनके कमरे
कमरे में नहीं घुसे थे, बाकी सारा नहीं घुसना चाहते थे, उन्हें घुसने नहीं घुसने ख्वाहिश तो बहुत थी लोगों की। ठीक है, चले अब चलते हैं जी। वहाँ पे बल्कि ख्वाजा आसिफ साहब और जो फरदौस आशिक अवान साहिबा थी ना, उन दोनों के दरमियान भी लड़ाई होगी, वो उन दोनों के दरमियान भी दौड़ लगी हुई थी। फरदौस आशिक अवान साहिबा जो थी वो मिनिस्टर थी उस जमाने में, और वो थी, और ख्वाजा आसिफ साहब थे, वो भी थे, और दोनों जो ना वो शादी में शरीक होना चाहते थे। ठीक है, चलें चौधरी साहब, मेरे ख्याल ये जो हमने बाकी इंटरनेशनल न्यूज़ है, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी खबर है, बाद में बताते हैं, पहले थोड़ा सा मुज़ाकरात के हवाले से डिटेल बताइए कि हुआ क्या। अब देखिए, मैं शाम को जो हमारा व्लॉग था उसके अंदर मैंने कुछ डिटेल बताई थी कि दो इश्यूज थे। एक तो अमेरिका की तरफ से ये क्लेम था कि आप नए हुर्मुज़ खोलें, तो ईरान ने कह दिया कि ठीक है जी, हम आपको 28 कश्तियाँ दे रहे हैं और आपको नक्शे भी दे रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ वो माइंस लगी हुई हैं, और आप और हम दोनों मिलकर उतार लेते हैं। उससे पहले क्योंकि उन्होंने एक जहाज़ भेज दिया था अमेरिका ने वहाँ पर, जिसको पाकिस्तान ने वहाँ से भगा के वापस भेज दिया, और वो चला था फजीरा से। फजीरा जो पोर्ट है यूएई की जो पोर्ट फजीरा है, वहाँ से अमेरिकन जहाज़ आया, उसे एक ग्रीन सिग्नल दे दिया गया था कि ठीक है आप जाएं, जाके वहाँ से माइंस निकाल लें, लेकिन पाकिस्तान तक ये इतला नहीं थी, तो उन्होंने उनको वापस भेज दिया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे क्लेम किया गया जी कि आप नए हुर्मुज़ खुलेगा तो फिर आगे बढ़ेंगे, और दूसरी साइड से जो मुतालबा था इनका ईरानियंस का, वो ये था कि आप हमारे जो असासे हैं उनको डी फ्रीज करना या अनफ्रीज करने का ऐलान करें। तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम बदतदरीज जो है आपके असासे उनको खोल देंगे। सबसे पहले कतर के अंदर जो इनके असासे हैं वो वापस होंगे इनको। तो उसके बाद जब ये मामला हुआ, सेटल हुआ, तो फिर इन्होंने फिर अपनी गवर्नमेंट से बात की, और गवर्नमेंट ने फिर अलाउ कर दिया कि ठीक है माइंस वगैरह निकालने शुरू करें, या ताकि दोनों साइडों से, एक साइड से ये अनाउंसमेंट होगी, उस साइड से वो अनाउंसमेंट होगी। लेकिन इस दौरान व्हाइट हाउस को नहीं पता था, व्हाइट हाउस से रब्ता किया गया, तो उन्होंने कहा कि हम कोई असासे नहीं खोल रहे, जबकि उससे पहले खबरें जो थी राइटर ने दे दी थी खबर, उसे अल जज़ीरा ने खबर दे दी थी। लेकिन जब व्हाइट हाउस की तरदीद आई तो उसके बाद यहाँ से फिर मसला बन गया, फिर अब नए हुर्मुज़ को होल्ड कर लिया गया, फिर वहाँ पर मसला बन गया। तो अब मेरी इतला ये है कि असासे जो है ना उनको डी फ्रीज करने का, अनफ्रीज करने का फैसला हो गया। ठीक है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप होगा, बतदरीज होगा, ऐसा नहीं है कि अचानक अनाउंस कर दिया जाएगा। और ये जो असासे डी फ्रीज हुए हैं, ये कंस्ट्रक्शन के लिए, सिविल स्ट्रक्चर जो डैमेज हुआ है उसकी कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन इनको ये अपने मिलिट्री बिल्टअप के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के हेडक्वार्टर दोबारा बन जाए, या मिसाइल फैक्ट्रियों के अंदर ये पैसा लग जाए, या फिर जो न्यूक्लियर उनकी कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करने के लिए लग जाए, या फिर फौजी ट्रेनिंग है, या फिर इक्विपमेंट है। बल्कि अमेरिका ये इंश्योर कर रहा है कि कोई भी मुल्क इसको ईरान को असला नहीं देगा। तो वो इसको भी चाहता है कि एक ऐसा ग्रैंड किस्म का मुआहदा हो जिसके अंदर दूसरे मुल्कों को रोका जाए कि चाइना असला नहीं देगा, रशिया असला नहीं देगा। तो अगर लेटेस्ट स्टेज पे जाके ये सारे मुल्क इसका हिस्सा बनते हैं और यूएन में जाता है, तो फिर ये सैंक्शन लगाई जाएगी ईरान के ऊपर कि कोई मुल्क इनको असला नहीं देगा, ठीक है, इनकी मिलिट्री सपोर्ट नहीं होगी। और उसके साथ साथ जो है ना इनको फिर बतदरीज इनके असासे जो है उनको अनफ्रीज किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये मुल्क रिकन्स्ट्रक्शन करेगा। पैसा बहुत है, वो बहुत पैसा है, क्योंकि ईरान ये मुतालबा कर रहा था कि जो हमारी डिस्ट्रक्शन आपने की है, जो यहाँ पे बहरान पैदा किया, अब उसका तावान अदा करें, जुर्माना अदा करें। तो अमेरिका ने जुर्माना तो नहीं देना था, लेकिन उसने ये कहा है कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि आपके असासे जो है उनको डी फ्रीज कर देते हैं, तो आप उसको इस्तेमाल कर लें। तो ये फैसला हो गया हुआ है। ये लास्ट था, उससे पहले जो था न्यूक्लियर था, उसके लिए उन्होंने कहा जी कि एक जॉइंट वेंचर बनाए, एक जॉइंट टीम बनाते हैं, और आके जो डस्ट के अंदर से यूरेनियम उसको निकालते हैं, जल के छान लें आके सर। तो इस टाइप का है। तो बहरहाल ये अच्छी खबरें और बड़ी अच्छी खबरें। लेकिन एक ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ज़ाहिर डिटेल के अंदर डिस्कस होनी है, तो शायद आज रात भी मुज़ाकरात होंगे और कल भी मुज़ाकरात होंगे। यहाँ पे ना एक बड़ी मज़ेदार बात है, मैं आपको बताता हूँ। जो अमेरिकन मुज़ाकरात करने वाले लोग हैं ना, वो एशिया को बड़े स्मार्टली इस्तेमाल करते हैं। वो ये करते हैं कि वहाँ का टाइम और यहाँ का टाइम जोन में बड़ा फ़र्क है। तो अमेरिकन जो होते हैं ना, ये इस तरह करते हैं कि अब जैसे यहाँ रात है तो वहाँ पर सुबह है, ठीक है, तो उनका जो टाइम है वो डिफरेंट है। एक आदमी जो है ना पूरी ज़िंदगी अमेरिका के अंदर रहा हो, तो उसके जो अज़ा हैं या उसके जो थिंकिंग प्रोसेस है वो उस टाइम के मुताबिक चल रहा होता है। और जो एशिया है उसके लिए रात है। यहाँ पे हमने ज़ाहिर किसी ने 50 साल गुजारे, किसी ने 60 साल गुजारे, तो वो रात जो ही सूर्य डूबता है तो वो ज़रा डाउन हो जाता है। तो अमेरिकन जब भी कोई एग्रीमेंट करना चाहते हैं ना एशिया के साथ, वो हमेशा अपने टाइम लाइन को फॉलो करते हैं। अभी ये जो अमेरिकन होंगे ना, इसमें बड़े अलर्ट होंगे, बड़े एक्टिव होंगे, क्योंकि इनकी वहाँ पर सुबह हुई हुई है। तो पहले ये सो के प्रॉपर तैयार शैयार होकर बैठे होते हैं। और जो ईरानी होंगे वो थोड़े थोड़े डाउन होना शुरू हो गए होंगे। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रात है, और पाकिस्तान जो वो भी बड़ा डाउन हुआ होगा। तो अमेरिकन हमेशा डायलॉग करते हुए इस चीज़ का बड़ा खास ख्याल रखते हैं। ये रात इसीलिए लेके जाते हैं खींच के। वैसे ईरानी नींदें उड़ाने में भी माहिर हैं, जल्दी याद नहीं आएंगे। चलें अब चलते हैं जी अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक ये है जी, खाना भी खाया यार, उसकी बात करते हैं ना पहले। खाने का बता दें, पहले भी बताया, दोबारा फिर बता दोबारा। ये स्काई न्यूज़ के उसके इंटरनेशनल अफेयर्स के एडिटर हैं, उसका नाम है डोमेनिक वेगोन। ये वेगोन जो है ना, उन्होंने ये खबर दी है। उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ इनका मामला जो है सिर्फ बातचीत तक नहीं है, बल्कि इन्होंने इकट्ठा डिनर भी किया है और वर्किंग डिनर है वो। और साथ साथ उन्होंने कहा जी लहजा बहुत अच्छा है, और दोनों वफूद जो हैं बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, और ये बहुत अच्छी शुरुआत हैं।
और इससे बहुत अच्छा नतीजा निकलेगा। वैसे तो जब ये मुज़ाकरात शुरू होने लगे थे, टीम आने लगी, तो हमने उसी दिन कह दिया था कि ये मुज़ाकरात की टीम बड़ी अच्छी बनी है, तो ये कामयाब हो जाएगा। माइकल कोगल मैंने भी कहा कि पाकिस्तान जो है सिर्फ एक मीडिएटर नहीं है, बाकायदा हिस्सा है दरमियान, क्योंकि पाकिस्तान साथ बैठा हुआ है ना। जो पहला दौर था वो 2.5 घंटे का था, उस 2.5 घंटे के अंदर पाकिस्तान भी साथ बैठा हुआ, पाकिस्तान से 2 वो तो ये सैफ की बात है, पाकिस्तान दरमियान में आके ना वो नहीं बस हो पिछले व्लॉग में हमने ये पिछले में बताया था ना, ये है 2+1 है। पाकिस्तान मीडिएट भी करवा रहा है और पाकिस्तान मतलब जो रोल अदा कर रहा है वो एक मीडिएटर, खाली मीडिएटर से, मुझे लगता है ये गारंटी पाकिस्तान की होगी इंशाल्लाह। चलें आप चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी हमारी होगी कि फ्रांस है। फ्रांस का सदर वैसे मुझे समझ नहीं आता, मैक्रोन मुझे बड़ा अजीब सा आदमी लगता है, और उसके पीछे एक जो मेजर रीजन मुझे ये महसूस होती है कि शायद वो अमेरिका को भी खुश करना चाह रहा होता है। कॉल करता है तो उसे नहीं पता होता कि मैं धमकी दे रहा हूँ या मैं अच्छी बात कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बहरहाल ईरानी सदर को उसने कॉल किए, बताते हैं क्या बात है, फिर बताएंगे जी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, डोनाल्ड ड्रम है बेसिकली, ट्रंप तो नहीं है, ठीक है। अब ये ड्रम साहब क्या कर रहे हैं, बयान पे बयान दाग रहे हैं। इस बंदे को उस चीज का अंदाजा ही नहीं है, ये पता नहीं ये जानबूझ के कर रहा है कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो आपको ठंडा करना होता है, ना कि आपको उस वक्त भी पंगे लेते रहना होता है। तो ये भी थोड़ा सा आपको बताएंगे, और फिर रूस की इंटरवेंशन हुई है। ये तमाम खबरें आपको भी बताते हैं, और साथ ईरानी सदर ने भी एक बात की है, वो भी जानिए। अब ये जो फ्रेंच है ना, ये बड़े डिफरेंट लोग हैं। एक तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो। पहला तो ये है कि दुनिया के अंदर 2 जुबानें जिसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज कहते हैं, एक फ्रेंच है और दूसरी अरबी है, अरबिक है, ठीक है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये 2 वाहिद जुबानें जिसके अंदर एम्बिग्विटी नहीं है। मसलन अगर फर्ज करें कि इन्होंने आपने लोहे के, मसलन फर्ज करें मैं आपसे कहता हूँ 1 गिलास पानी देते हैं, ठीक है। अब जो गिलास है वो किस किस्म का होना चाहिए, मसलन एक प्लास्टिक का गिलास होता है, एक लोहे का गिलास होता है, एक शीशे का गिलास होता है, ऐसे ही है ना। पानी जो है मिनरल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठीक है। गिलास भरा हुआ है, आधा है, या कैसा है, ठीक, ऐसे ही है ना। अब देखें ना, सारे एम्बिग्विटीज हैं, एम्बिग्विटीज हैं। अच्छा, ये ग्लास टेबल पर रखा जाएगा या ग्लास मुझे दिया जाएगा, ठीक है ना, ये बात। अच्छा, अरबी और ये फ्रेंच, इन दोनों के अंदर एम्बिग्विटी नहीं होती। अच्छा, इसमें जो शीशे का गिलास है उसके लिए अलग लफ्ज़ है, लोहे के गिलास के लिए अलग लफ्ज़ है, प्लास्टिक के गिलास के लिए अलग लफ्ज़ है। अच्छा, ठंडे पानी जो है ना उसका अलग लफ्ज़ है, गर्म पानी का अलग लफ्ज़ है। जो मंगाएंगे वही जो मंगवाएंगे। अब अगर फर्ज करेंगे जो बोला जाएगा ना, उसका मतलब ये है कि दूसरे बंदे को एग्जैक्टली पता है कि उसने क्या देना है और जिसने ऑर्डर किया उसने क्या लेना है, ठीक है। सेम इसी तरह अरबी के अंदर देखें ना जी, जो ऊँट होते हैं ना उनकी 70 किस्में हैं और 70 लफ्ज़ हैं ऊँटों के। ऐसा नहीं है कि अगर मतलब ब्राउन ऊँट है उसके लफ्ज़ ही अलग है, 2 कोहानों वाले का लफ्ज़ ही अलग है, जो बच्चा ऊँट है उसके लिए अलग लफ्ज़ है, बड़े ऊँट के लिए अलग लफ्ज़ है, ऊँटनी के लिए अलग है, ऊँट के लिए अलग है, सहराई ऊँट है तो उसका अलग है, और बार बर्दारी का जो है ना वो अलग है, लड़ने वाला ऊँट है जो अलग, 70 लफ्ज़ है। तो जब वो लफ्ज़ इस्तेमाल होगा ना तो एग्जैक्टली फिर वही होगा। अच्छा चौधरी साहब, अगर कोई शख्स हो, जैसे हमारे बाहर बैठे हुए यूथ ट्यूबर्स हैं, इन्हें चुल्लू भर चाहिए होगा तो उसके लिए लफ्ज़ अलग होगा उनके पास यार, वैसे वो तो है चुल्लू भर। अच्छा, अब इसका मतलब ये है, वैसे चुल्लू भर पानी में डूब मरना जो होता है ये प्रॉपर एक सजा होती थी, पहले सजा होती थी, दे देनी चाहिए। ये बाद में किसी दिन मैं आपको बताऊंगा। चुल्लू भर पानी कहते हैं, चुल्लू भर पानी में डूब के नहीं मरता, लेकिन चुल्लू भर पानी में बंदा मर सकता है वैसे। अच्छा, ठीक, ये प्रॉपर सजा दी जाती थी मुल्क में। ये यूथ ट्यूबर्स पे ट्राई करेंगे। अच्छा, बहरहाल जनाब इस तरह है कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है ना, अब उसकी जो गुफ्तगू है ना उसको अंडरस्टैंड करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि फ्रेंचों का तरीकाकार ही मुख्तलिफ है। बाकी जो कल्चर है ना, किसी दिन मैं आपको कल्चर भी बताऊंगा, इनका कल्चर टोटल डिफरेंट है। अच्छा, इसलिए जब गोरा यहाँ आया था सब कॉन्टिनेंट में, तो उसने ये जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बनाया था वो ब्रिटिश थे ना, लेकिन उन्होंने ये सिस्टम ब्रिटिश नहीं बनाया था, फ्रेंच बनाया था। अच्छा, तो पाकिस्तान का जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है फ्रेंच है। फ्रांस में आज भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया जाता है, तहकीकात बाद में होती है। इंग्लैंड के अंदर तहकीकात पहले होती है, मुल्ज़िम को बाद में गिरफ्तार किया जाता है। तो यहाँ पे जो बंदा फाड़ के ना अंदर तुन देना ना, और उसके बाद फिर पूछते हैं कि यार अब जरा तफ्तीश कर लें, तो ये फ्रेंच है, सारा फ्रेंच स्टाइल है। अच्छा चलें आगे। फ्रेंच प्रेसिडेंट ने ईरानी सदर को फ़ोन किया जी, उसके अंदर उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद के जो मुज़ाकरात है इसका फ़ायदा उठाएं, इसको अगर डिसाइफर किया जाए तो इसका मतलब ये वो कहता है कि मौका ज़ाया ना कीजिएगा। उन्होंने इसको प्रॉपर बताया कि ये मौका ज़ाया करने वाला नहीं है। फिर उसने कहा जी कि इसके अंदर कामयाबी होनी चाहिए और ठोस मुआहदा होना चाहिए, यानी रिटन फॉर्म में होना चाहिए, उसकी तमाम जुज़ियात जो होती हैं उसके अंदर लिखी होनी चाहिए। तो प्रॉपर ठोस प्रॉपर जुबान के साथ एक जिसमें कॉमा और फुल स्टॉप भी शामिल हो। यहाँ चॉइस वैसे आ रहा है खबरों के अंदर, ये आ रहा है कि अब ठोस मुआहदों और ठोस जो रिटर्न है ना वो नोट्स एक्सचेंज होने शुरू हो गए, रिटर्न में आ गई चीज़ें। बिल्कुल सही। उसके बाद आबनाए हुर्मज़ उसने कहा जी बहाल होनी चाहिए लास्ट में, ठीक है। साथ उसने एक ऑफर किया, ये जो है ना आप डिसाइफर करें इसको, वो ऑफर कहता है कि बहरी सिक्योरिटी में तावन के लिए तैयार है। इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की तरफ से ये ऑफर की जा रही है कि इसकी एक बहरी सिक्योरिटी होनी चाहिए, और सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है कि दूसरे जो मुल्क हैं उनको कहा जाए कि आप आएँ और आके तो इसके अंदर कोई इंटरवेंशन करें। तो हो सकता है ये तजवीज़ हो, तो उसने फिर अंदिया दिया कि अगर ऐसा हो तो हम अवेलेबल हैं। बहरे हुर्मुज़ पे बड़ा जोर दिया। हाँ, साथ उसने कहा लेबनान के मुकद्दर का जो फैसला है वो जायज़ हुक्मरानों को करना चाहिए, हिजबुल्लाह को कह रहे माइनस करें और जायज़ हुक्मरान जो की गवर्नमेंट है वो आके फैसला करें। तो आप लोग उसके अंदर ज़रा जोर ना दें कि हिजबुल्लाह को साथ बिठाया जाए, क्योंकि मंगल के दिन अमेरिका के अंदर डायलॉग होने हैं और वो इसराइल
और लेबनान के अंदर होनी, और ईरान ये चाहता है कि हिजबुल्लाह को इसके अंदर शामिल किया जाए। तो उसने कहा कि हिजबुल्लाह प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी को इसका अंदर शामिल ना किया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने अपना वोट जो है वो शो किया है या अपना इंटरेस्ट शो किया है कि यहाँ तक अगर आप करें तो हम आपके साथ हैं, लेबनान के अंदर जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन अगर आप हिजबुल्लाह का कहेंगे तो फिर हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसके साथ साथ जनाब प्यूटन जो है उसने भी उसका भी बयान आया, उसने कहा तमाम फरीक जो है जिम्मेदारी का मुजाहरा करें और ऐसे किसी कदम से गुरेज करना चाहिए जिससे इस अमल को नुकसान पहुँच सके। तो इसका मतलब प्यूटन जो है ना वो भी एक्टिव है और वो भी कहता है कि जी इसका कोई ना कोई नतीजा निकलना चाहिए। अच्छा, अमेरिका की तरफ से दो बयान है, एक तो सेंटकॉम की तरफ से बयान है। वैसे तो सेंटकॉम के जो जनरल है ना, कमांडर है, वो आया हुआ है मुझे में यहाँ पे अभी बैठा हुआ है साथ। ओके, वो साथ शामिल है। तो साथ उन्होंने कहा जी कि सेंटकॉम ने एक प्रेस रिलीज जारी की, उसने कहा जी कि बारूदी सुरंगें जो हैं उनको साफ करना हमने शुरू कर दिया है और दो हमारे जो डिजास्टर्स होते हैं ना, जो जहाज होते हैं डिस्ट्रॉयर और जो उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, तो वो उन्होंने कहा जी कि वो एक्टिव है वहाँ पे और वो इनको डिस्ट्रॉय करते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने अनाउंस कर दिया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की फौज हमने मुकम्मल तौर पे तबाह कर दी है, लेकिन अगर आप फेक न्यूज़ को देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे हम हार रहे हैं, जबकि हम हारे नहीं है, हम जीते हुए हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ देता ही ट्रंप है। दूसरा उसने कहा जी हुर्मुज़ जो जल्द खुल जाएगी, और दूसरा उसने कहा जी खाली जहाज़ जो है ना तेल लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं, और साथ उन्होंने कहा सुरंगें हम सामने साफ़ करनी शुरू कर दी हुए हैं और इसका तमाम ममालिक को फ़ायदा होगा। वैसे ये सुरंगें जो है ना उस वक्त तक ख़त्म नहीं की जा सकती जब तक दूसरा मुल्क जिसने बिछाई है वो नक्शे ना रहे। इसका मतलब ये ईरान ने प्रॉपर नक्शे दिए, फैसिलिटेट भी किया उनको, तो वो अमेरिका खुद अपनी तसल्ली के लिए वहाँ जाके खुद ख़त्म कर रहा है उनको। ये बड़ी अच्छी बात है। साथ ही मसूद पज़ेश्कियान जो है उन्होंने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जी हमारा जो वक्त है वो जुर्रत और एतमाद के साथ ईरानी मफादात का ख्याल रख रहा है और ईरानी मफादात पर बात कर रहा है। दूसरा ये है कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो अवाम के साथ है। हम इसका मतलब ये हो कि अवाम को बिट्रे नहीं करेंगे, हम अवाम को मायूस नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जो सब वैसे जो ईरानी वफ्द आया था इसमें बड़ी अच्छी मैसेजिंग हुई है। पाकिस्तान ने भी बड़ा अच्छा किया, ईरान के अंदर से जाके उन्हें लेके आए अपनी सिक्योरिटी, सही बात, पूरा कॉरिडोर क्रिएट किया। और दूसरा जब वो आए हैं ईरानियों का भी बड़ा अच्छा मैसेज था, उन्होंने बच्चियों के साथ तस्वीरें दी हैं कि हमारे साथ बैगेज है बहुत, हम ऐसे नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा चलें अब चलते हैं जी अपनी नेक्स्ट स्टोरी पे। नेक्स्ट स्टोरी जी पाकिस्तान के हवाले से अच्छी स्टोरी है। सानू फड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ठीक है, ये स्टोरी की हेडलाइन है। डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो ये स्टोरी होगी। चॉइस आपसे पूछते हैं पाकिस्तान ने अब क्या किया? अब ये तुर्किया का मीडिया है, उसकी तरफ से ये खबर आई है। वैसे तो ये खबर हमने उसी दिन दे दी थी जब पाकिस्तान और गया था सऊदी अरब और वहाँ पे मीटिंग हुई थी फील्ड मार्शल और प्राइम मिनिस्टर की वली अहद के साथ। ठीक है, तो बहरहाल सऊदी अरब जो है ना वो हमें $5 बिलियन दे रहा है और सऊदी अरब और कतर दोनों मिल के दे रहे हैं इसमें। और ये $5 बिलियन जब पाकिस्तान के पास आएगा तो उसमें से $3.5 बिलियन जो है हमने यूएई को वापस कर देने। तो वो जो हमने फैसला किया था पाकिस्तान ने कि $3.5 बिलियन जो है वो यूएई के हमने वापस करने हैं, तो ये पैसा जो है हमें सऊदी अरब और कतर से मिल रहा है और उसमें से वो चला जाएगा और बाकी जो पैसे हैं वो डिपॉजिट्स हो जाएंगे। और ये जो सऊदी वज़ीर ख़जाना आज आए थे और प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो उसकी वजह यही थी कि वो आए हैं और उसके बाद ये पैसे जो हैं जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होंगे और यहाँ से फिर हम $3.5 बिलियन जो है उस यूएई को दे के मुकम्मल तौर पर उनके कर्जे से आज़ाद हो जाएंगे। सिर्फ हमारा कर्जा सऊदी अरब के ऊपर रह जाएगा। तो मेरा ख्याल ये है कि ये कर्जा सऊदी अरब कतर भी है, ये मेरा ख्याल सऊदी अरब से हमारा कर्जा खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो डिफेंस एकॉर्ड हमारा उनके साथ हुआ है उसमें से ये पैसे जो है एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके साथ जो है ना साथ ऑयल डिपॉजिट्स भी हैं, ये कुछ डिपॉजिट्स भी हैं जो स्टेट बैंक के अंदर होंगे और ऑयल फाइनेंसिंग जो वो भी होगी। पाकिस्तान का वैसे इस वक्त जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 16.4% है। इसको पाकिस्तान नहीं छेड़ रहा क्योंकि उसकी वजह ये हमारी मजबूरी है। ये बिल्कुल जी। तो मुख्तसर के 16.4 अरब रिजर्व्स हमारे पास हैं, इसमें से 3.5 अरब हम यूएई को इसी महीने वापस दे रहे हैं अप्रैल, ठीक है ना, और कर्जा मुकम्मल खत्म हो जाए, कोई आसान नहीं रखना, बस ये ठीक है। दूसरी साइड पे कतर और सऊदी अरब हमें $5 अरब दे रहे हैं और वजह ये बताई जा रही है कि जो मौजूदा हालात हैं इसकी वजह से हमें फाइनेंशियल जो है ना वो हेल्प किया जा रहा है। अब ये देखते हैं कि क्या ये इमदाद है या फिर ये कर्जा है, ये अब आने वाले दिनों में देखेंगे। अगर ये कर्ज है तो फिर तो हमें कोई खास फायदा ना हुआ, तो एक मकरूज से निकल के दूसरे में फंस गया। लेकिन ये है कि अगर ये कर्जा नहीं है और ये पाकिस्तान को गिफ्ट किया जा रहा है तो फिर ये वाकई अच्छी माली मदद का वर्ड यूज किया जा रहा है। मदद फिर यही है कि फिर मेरा ख्याल है कि कर्जा नहीं है फिर ये चले बिल्कुल ठीक है। बहरहाल जी जो डेफिशिएंसी हुई थी वो कंप्लीट हो गई और ये था हमारा स्पेशल व्लॉग। यकीनन आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव रहा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना।